आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही जहां बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई तो विपक्ष की हवा निकल गई। 4 राज्यों पर बीजेपी ने कब्जा कर विरोधियों का सूपड़ा साफ कर भगवा लहरा दिया। तो वहीं पंजाब में आपने बाजी मार ली। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जहां आम आदमी पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट दिया, तो वहीं यूपी में सपा की साइकिल पर योगी का बुलडोजर चल गया। जबकि कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ नहीं मिला। यूपी में बुलडोजर बाबा की आंधी ऐसी चली कि विरोधियों के छक्के छूट गए। जनता ने यूपी में जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया, तो वहीं बीजेपी को पंजाब में बड़ा झटका दे दिया। कुल मिलाकर बीजेपी ने सत्ता का सेमीफाइनल अपने नाम कर आम लोगों के बीच अपने भरोसे और मजबूत पकड़ को साबित कर दिया। तो क्या यह बात पक्की मानी जाए कि साल 2024 का फाइनल का जो रास्ता है वो बीजेपी ने साफ कर लिया और विपक्ष की चुनौती को क्या और बढ़ा दिया? बीजेपी का कमल हुआ सफल, विपक्ष के हर बार को भगवा ने किया विफल। सवाल आपका में करते हैं चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले चलिए नजर डालते हैं कुछ अहम सवालों पर। बीजेपी सफल, विपक्ष क्यों हुआ विफल? साथ ही कांग्रेस का क्यों हुआ सूपड़ा साफ? ये अहम सवाल है। सवाल आपका में हमने फोन नंबर्स ओपन किए हुए हैं टेलीविजन सेट्स पर। आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आज आए, उसमें बीजेपी को जो मैंडेट मिला, पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिला, उस पर आपकी क्या राय है और किस तरह से इस जीत को देखते हैं, उस पर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद रहेंगे जो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल आपका में आज हम बात करेंगे कि आखिर 5 राज्यों में जो परिणाम आज सामने आए हैं उसमें भगवा ने परचम लहरा दिया। गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा, साथ ही उत्तराखंड में भी इतिहास रच दिया। पंजाब में थोड़ी सी निराशा बीजेपी के हाथ लगी है। आखिर वजह क्या रही, एनालिटिकली समझेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। पीयूष पंत जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर का समय देने के लिए। शुक्रिया सौरभ जी। सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है, एक बड़े मार्जिन से 4 स्टेट, एक छोटे स्टेट नहीं होते हैं, एक बड़ी जीत है, बड़ा मैंडेट है। एनालिटिकली देखा जाए तो क्या योगी राज एक बार फिर से कायम हुआ उत्तर प्रदेश में, साथ ही गोवा, मणिपुर को अगर देखा जाए, और उत्तराखंड में एक बार फिर से कमल खिला है? किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को आप? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा की बड़ी जीत है, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में जो है वो जीत के आई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर ले लें तो वहां और उत्तराखंड में स्पष्ट रूप से उसको बहुमत मिला है, लेकिन बाकी जगह जो है अभी गोवा में भी वो इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर ही सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, और मणिपुर में भी मैंडेट मिला है निश्चित रूप से उसको जो है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा दिन है, बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके पीछे बहुत से कारण, लेकिन देखिए, जीत अगर हम खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या उत्तराखंड की हम बात करें, तो
एक फाइट में उत्तर प्रदेश में खासकर जैसा लग रहा है उतनी जीत उतनी उतनी बड़ी है नहीं। अगर आप देखिए कि जो जो सीटों का नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को 2017 की तुलना में, कम से कम उनको जो है 50 से 60 सीटों का 50 सीटों का जो है लगभग नुकसान हुआ है। और वहीं जो समाजवादी पार्टी को गेन हुआ है करीब 80 सीटों का। और दूसरा देखिए आप, तो अभी भी बहुत सी सीटें हैं, कुछ सीटों में एक बहुत मार्जिन बहुत कम रहा है, मतलब क्लोज फाइट हुई है। मतलब विपक्ष ने भी जो है एक जो है काफी क्लोज फाइट दी है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत उस तरह से हम देखें, सीट के संदर्भ में आप देखिए जो सीट उन्होंने हासिल कर ली है, जो आंकड़ा उस हिसाब से अच्छी है। लेकिन अगर पिछले बार की तुलना करें तो कहीं ना कहीं जो है उनके खिलाफ इस बार जो है वोट ज्यादा गए हैं। और देखिए आप बहुत सी सीटें ऐसे जिनमें जो है कि बहुत क्लोज मामला रहा है। अभी केशव प्रसाद मौर्य की सीट भी जो है वो पिछड़ रहे हैं, वो अभी रोक दिया गया था उनका। वहां कहीं कश्मकश चल रही है भाजपा के मन में कैसे उसको डिक्लेयर किया जाए। तो बहुत से ऐसे हैं, ऐसे जो सैनी हैं आपके, जो छोड़ के गए थे समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, वो जो है जीत रहे थे लगातार, और हारे भी तो बहुत कम मार्जिन से लास्ट में वो हारे हैं। तो ऐसी बहुत सी सीटें, अभी भी 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जो है बहुत कम मार्जिन जिसमें है और फाइट क्लोज फाइट चल रही है। तो मेरा ये देखिए कहना है कि निश्चित रूप से भाजपा के लिए बड़ा दिन है, वो जीत हुई है उनकी और 4 राज्यों में वो सरकारें बनाने जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो वो मैंडेट नहीं मिला जो 2017 में मिला था, उसके खिलाफ भी कुछ मैंडेट मिला है। और कहीं कहीं जो है चूंकि त्रिकोणीय मुकाबले थे इसलिए वो उसका भी फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। तो मार्जिन ऑफ जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, वो फायदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए, इसी तरह से उत्तराखंड में ये लग रहा था कि शायद 3 मुख्यमंत्री बदले तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, बीजेपी पर सुशासन की बात तो बीजेपी ने हमेशा से की है, माफिया राज को खत्म करने की बात कही है, सुरक्षा की भावना की बात कही है, और महिलाओं के वोट परसेंटेज की बात की जाए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस बार के मतदान में, और शायद इसी का नतीजा है कि बीजेपी एक अच्छे मैंडेट तक पहुंच पाई है। खासकर अगर बात की जाए तो 2017 के आंकड़ों के मुताबिक तो नहीं उतना है क्योंकि 312 सीटें आई थी उस वक्त, लेकिन इस वक्त जो सीटें उससे काफी कम है। लेकिन यह माना जाए कि क्या जनता सुशासन पर अभी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर भरोसा कर रही है, और 2 राज्यों में जिस तरीके से अच्छा मैंडेट मिला है? देखिए निश्चित रूप से जनता जो है चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, शांति चाहती है, और जो चाहती है कि उसका जीवन यापन जो चलता रहे ठीक तरीके से, और उसके रोटी रोजी कमाने के साधन बने रहे वो है। तो देखिए रोजी रोटी बनाने के साधन अगर देखे जाएं तो उसका काफी नुकसान हुआ जनता को, उसके बावजूद जनता ने वोट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक नैरेटिव जो बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खासकर उत्तर प्रदेश में, और जो जनता ने भी मुझे लगता है कि उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं विश्वास किया, और ये देखा कि पिछली सरकार जो थी वो कितनी ज्यादा उसमें जो है गुंडागर्दी थी, कितनी ज्यादा उसमें जो है कि असुरक्षा थी। इस तरह की जो एक नैरेटिव गढ़ा भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग कर गया जो है जनता को, मुझे बिल्कुल लगता सर, है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं आर.के. कालिया साहब हैं अम्बाला से, उनका सवाल लेकर सर मैं आपके पास आऊंगा, वो कुछ पूछना चाहेंगे तो उनका रिएक्शन इस इलेक्शन पर क्या है। आर.के. कालिया साहब स्वागत, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई जौहरी साहब, बात ये है, वैसे तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा भाजपा पार्टी को जी। इसकी वैसे वजूहत तो कई हो सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। पहली बात तो ये, कांग्रेस की कोई लीडरशिप है ही नहीं, बिल्कुल लीडरशिप नहीं है कांग्रेस पार्टी में जी, बहुत कमजोर है लीडरशिप। दूसरी बात ये, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो ये भाजपा है इसने नफस पकड़ ली है आम वोटर की। जो ये मुफ्तखोरी इन्होंने चालू किया, मुफ्तखोरी जो चालू की है, वैसे देश के लिए बहुत ये घातक होगी आने वाले वक्त में। तो मुफ्तखोरी भी एक वजह है, और कर्मचारियों का जो हक है वो इन छोटे लोगों को दिया जा रहा है, ये भी बहुत एक घातक बात होगी। हालांकि कर्मचारी विरोधी है ये, एक कर्मचारी कितने हैं, ज्यादा जो लो तबका है, लो तबका जो है वो इनसे खुश है। क्यों खुश है? हमारा पैसा, जो हम मीडियाकर लोग हैं, हम जो कर्मचारी लोग हैं, हमारा पैसा उनको दिया जा रहा है जी, ये अपने वेतन में से देते नहीं है। सरकार
सबका पैसा, मतलब सरकार हमारी सरकार है, सरकार कोई भी हो, जनता की सरकार है, तो इसका ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है और आने वाले समय में वो हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये, जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी, देखिए पावर कर्व्स द मैन एंड अब्सोल्यूट पावर अब्सोल्युटली, ये भी हमारी वोटर्स की कमी है कि एकदम सत्ता किसी के हाथ में सौंप देना मेजॉरिटी से, ये हमारी कमी है वोटर्स की। वैसे मुबारक हो बहुत बहुत भाजपा को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। पीयूष सर, जिस तरीके से तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं, उनका एक मत है और अपना लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपने विचार रखने का, अपने मत रखने का। ऐसे में सर जो उन्होंने कहा कि स्ट्रांग लीडरशिप अपोजिशन की तरफ से नहीं है, इस पर ही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे सरकार के सामने उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से। समाजवादी पार्टी क्या उनको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाई, क्या अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, या फिर वो एक कमजोर विपक्ष के तौर पर रही, क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कमजोर विपक्ष ये है, जो जैसे कि अभी जो कॉलर थे वो कह रहे थे कि लीडरशिप की कमी है और कांग्रेस में इंगित कर रहे थे। लीडरशिप तो निश्चित रूप से कमजोर है, लेकिन संगठन बहुत कमजोर है। देखिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को भी ले लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत मजबूत है इस संदर्भ में। जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए जो है कि वो अगर गलत भी प्रचार करते हैं तो वो जो है जन जन तक पहुंच जाता है, वो उनके ग्रास रूट तक पकड़ है उनकी। उनका जो आरएसएस का संगठन है वो पूरी जो है शाखाएं लगती हैं, हर मोहल्ले में लगती है, हर गली में लगती हैं और हर हफ्ते लगती हैं, और जो है कि उसमें जो जिस तरह से चीजों को ले जाया जाता है तो उनकी पकड़ बहुत तेज है। वो कार्यकर्ताओं के बीच में जो है कि 24 घंटे बने रहते हैं। वो इस तरह से मन परिवर्तन करते हैं अपने विचारों से या अपनी सरकार के कार्यक्रमों को लेके, भले ही चाहे सही हो चाहे गलत कार्यक्रम हो वो। तो यहाँ पे जो देखिए ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी ने भी, ठीक है, समाजवादी पार्टी ये भी सही है कि जब पेंडेमिक टाइम में कांग्रेस तो फिर भी दिख रही थी, कांग्रेस जो है कि मजदूरों को बस भी मुहैया करा रही थी। जी सर, ये तमाम चीजें ऐसी रही हैं सर जो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करें। बिल्कुल सही आपने कहा सर, आपकी बात में यहाँ पर कंप्लीट करना चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं, वो जुड़ चुके हैं। अजय कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय सर, किस तरीके से देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा पंजाब से रिलेटेड। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का परिणाम अब सामने आ गया, कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। एक बड़ा मैंडेट दिया है पंजाब में आम आदमी पार्टी को 91 से 92 सीटों का। जनता ने किस तरह से देखते हैं, एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है पंजाब में? सौरभ जी, देखिए बिल्कुल सही है। दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री और सारी चीजें की, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई रही है पंजाब में, उसका काफी कुछ नुकसान कांग्रेस को हुआ जी। आपने अपनी जड़ें जमाई वहां, दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है वो, एक संपन्न प्रदेश है, खुशहाली का प्रदेश है। वहां लोगों ने कहा कि चलो एक स्वच्छ प्रशासन देते हैं। केजरीवाल हमेशा स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहे हैं। जुमा अभी 10 वर्ष की यही पार्टी है। अन्ना हजारे के नेतृत्व से, उनके आंदोलन से उपजे केजरीवाल ने, बिल्कुल सर, 8 से 9 साल ही हुए अभी इस पार्टी को। जी, मैंने वही कहा, 8-10 साल पुरानी पार्टी है और अन्ना के आंदोलन से उपजे अपने केजरीवाल जी हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया दिल्ली में, मुफ्त बिजली या अस्पताल का, सारी चीजों का किया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, पंजाब में जो अंदरूनी लड़ाई थी, उसका विपरीत असर पड़ा है और केजरीवाल की पार्टी वहां थम्पिंग मेजॉरिटी से आई है। सरकार बनाने भी जा रहे हैं वो जी। और केजरीवाल ने आज इस तरह की अपील की। क्षमा चाहूंगा अजय सर, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कुछ संबोधित कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर तमाम मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है, और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान, आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए।
ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति, जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी बात करते हैं तो हम साथ में यह भी कहते हैं कि चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण करते हैं। और वो साधारण व्यक्ति जब चुनाव आता है तो अपना कीमती मत को संभाल कर रखता है और मोदी जी के नाम पर वो कमल के निशान पर बटन दबाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। तो दिल्ली मुख्यालय से जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बात की। उन्होंने कहा कि विकास और जनता ने सुशासन पर भरोसा करके कमल के निशान पर बटन दबाया है। चलिए सीधे पैनलिस्ट का रुख करेंगे। हम हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट मौजूद हैं। अजय सर, मैंने आपको रोका था, मैं आपसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। हाँ, देखिए सौरभ जी, आपने पंजाब की बात की जी, तो पंजाब में जो परिस्थितियां रही हैं और जो वहां के, आप देखिए कि सारे मुख्यमंत्री हारे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है। बादल जी और जितने भी रहे, कैप्टन अमरिंदर, चरणजीत चन्नी, बड़ी हार मिली, करारी हार। सही बात सर। हाँ, करारी हार है कांग्रेस की और अकाली दल की, जिनकी है, सबकी बहुत करारी हार हुई है। और केजरीवाल का प्रादुर्भाव, उनकी आप पार्टी का प्रादुर्भाव और दिल्ली पंजाब बिल्कुल सटा हुआ सीमा है जी, उस आधार पर जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का जादू पंजाब में चला है। अब वो कैसा शासन प्रशासन देते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा जी। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां केजरीवाल ने कुछ न कुछ किया है जिसका प्रभाव, क्योंकि पंजाब के बहुत से लोग दिल्ली में रहते, उनको भी लगा और उनकी वजह से ही जो पंजाब में आशातीत सफलता आपको मिली है जी, निश्चित रूप से। अब आज केजरीवाल जी ने मार्मिक अपील की, वहां के मतदाताओं से मार्मिक अपील की है जिन्होंने उन्हें जिताया, और एक बात अपने कार्यकर्ताओं से कही कि तुम्हें घमंड नहीं करना, तुम आम नागरिक की तरह, आम कार्यकर्ता की तरह तुम्हें काम करना है। तो जो केजरीवाल ने मार्मिक अपील सर, की है, मैं आपसे यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर, एक सवाल यहाँ पर अहम हो जाता है। मैं शिवशरण सर के पास भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ पंजाब से रिलेटेड ही। क्या सर, जो केजरीवाल ने जो वादे किए थे और जो बातें कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बड़ी रैलियां की पंजाब में, और क्या आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से सत्ता में पंजाब में आना एक लोकसभा चुनाव की तरफ क्या एक दिशा तय करता है? क्या बीजेपी को आने वाले समय में करारी टक्कर मिल सकती है आम आदमी पार्टी को विपक्ष के तौर पर? देखिए, विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन उन्होंने पंजाब में, देखिए, एक एक प्रदेश वो ले रहे हैं जी, हल्के हल्के। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का प्रभाव पंजाब में दिखाया है और कांग्रेस ने जिस तरीके से वह अपने कार्यकर्ताओं को किया, उसकी बहुत बड़ा नुकसान जी कांग्रेस को वहां पर हुआ है। और मैं तो यही समझता हूं कि केजरीवाल अपना वादा किस तरह से पूरा करेंगे ये पंजाब में आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन आज उनकी मार्मिक अपील और अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी कि तुम मदांध मत होना, तो एक अच्छी गुड लीडरशिप को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े कदम वो बढ़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के रूप में क्या कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताए। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। हमारे साथ शिवशरण सर भी हैं। सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा उत्तराखंड का हाल। अब उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से मैंडेट लिया है। हालांकि उत्तराखंड के अगर इतिहास की बात की जाए तो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता रहा है सर, लेकिन इस बार बीजेपी ने कम बैक किया है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी हारे जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के एक बार फिर से जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? वो जो इतिहास था रिपीटेटिव वाला, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है कुछ? देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का हाल लमसम, उसके राजनीतिक समीकरण सब एक जैसे हैं। यहाँ योगी का रहा है, उत्तराखंड में भले उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले जी, लास्ट में जो मुख्यमंत्री आए तो उनका एक स्वच्छ छवि थी, युवा थे, पुष्कर धामी। भले वो आज चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके कार्यों का प्रयास और प्लस मोदी फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जो उनकी छवि है इस देश में गरीब तबके में। इसलिए जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, जिनका चाहे कोरोना पीरियड का ये आपका अनाज वितरण का रहा है कार्यक्रम, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसमें महिलाओं ने, जितने भी राज्य हैं सब में यही किया है, तो वो उसका असर सीधे। अच्छा, यूपी और उत्तराखंड बगल में है, बिल्कुल। और ये संयोग देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और यूपी के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, योगी जी। दोनों रिपीट हो रहे हैं। दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इतिहास हो रहा है कि पहली बार, यूपी में तो खैर बहुत लंबे समय बाद, लेकिन हाँ, उत्तराखंड जब से स्थापना हुई, ये पहली बार है कि सरकार रिपीट हो रही है। इससे साबित होता है कि लोगों में नेतृत्व के प्रति विश्वास है, और आज ही उसी का नतीजा है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनः वापसी कर रही है। जी, शिवशरण सर, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एक बार रिपीटेटिव तरीके से इतिहास को दोहराया गया और वो जो पुराना बैकलॉग था उसको खत्म किया गया उत्तराखंड में, बीजेपी की कितनी बड़ी कमजोरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? हालांकि नेतृत्व, शेष नेतृत्व मजबूत है, जिसकी वजह से वो जीत रही है हर प्रदेश में, और अच्छा मैंडेट भी जनता का उनको मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में बार बार मुख्यमंत्री बदलना आपने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ सोशल इंजीनियरिंग में कमी रह जा रही है, या पॉलिटिक कुछ एनालिसिस में कमी रह जा रही है? क्यों नहीं भाप पा रही है बीजेपी उत्तराखंड में सीएम चेहरा क्या होना चाहिए? क्योंकि अब पुष्कर सिंह धामी हार गए, एक बड़ी चुनौती ये भी है कि अब चेहरा किसको रखेंगे, वो किसको सीएम बनाएंगे? हाँ, सबसे बड़ी, देखिए, सबसे बड़ा मूल जो है वो सिलेक्शन है। भाई, आप नेतृत्व हमारे प्रदेश को कैसा दे रहे हैं? अगर वो नेतृत्व है जो सभी पार्टी के अंदर, अंदरूनी चाहे संगठन का हो या सरकार के में लोग हैं, साथ में है, सबको मिला चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब तक वो नहीं होता है तब तक कोई पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती है। सत्ता में तो रह सकते हैं, लेकिन सत्ता जब चुनाव में आएगी तो उसके परिणाम अनुकूल नहीं निकलते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि उसको बार बार मुख्यमंत्री बदलने का जो ट्रायल उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया, वो करना न पड़े। उससे भी छप खराब होती है पार्टी की। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात आपने सर कही है। यहाँ पर मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए। आपको सीधे लिए चलते हैं